फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मौलानाओं के भाषा बोले थे चंद्रशेखर। अच्छा, योगी को घुटनों पर लाना महंगा पड़ गया। ओ, तो वही उस टाइप से कुछ की बोला होगा योगी जी के ऊपर। तो अब पड़ा होगा वो बोलना भारी। चलो देखें बोला क्या था और फिर उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नगीना से 2024 के लोकसभा में चुनकर आए नगीना से सांसद चंद्रशेखर को तो आप जानते होंगे विवादित बयानों मेरे को लगा पता नहीं विवादित क्या है जो उनकी क्रियाएं हैं नगीना है जाने जाते हैं। और एक बार फिर से चंद्रशेखर की तरफ से एक बयान दिया गया है जो विवादित पता नहीं है या नहीं है। मेरे साथी रोहित बताएंगे। रोहित, जिस तरीके का बयान चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है, मतलब पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सांसद बन चुनकर वो आए, माननीय जैसे बने, वो एक अलग लेवल की राजनीति पर उतर गए। बिल्कुल। और दिमाग खराब हो गया। वो अपने आप को दलितों के मसीहा समझने लगे। थोड़ा हार्श हो जाएगा, वो अपने आप को दलितों का बाप समझने लगे। वो चाह रहे हैं कि मैं जो बोलूं दलित इस देश में वही सुनेगा। उनको लग रहा है कि मैं एक बार बोल दूंगा तो पूरा दलित समाज मेरे लिए सड़कों पर उतर आ जाएगा। वो सोच रहे हैं कि मैं मायावती से बड़ा दलितों का नेता बन गया। दलितों का नेता बनिए, उनकी बातों को उठाइए। अभी पिछड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत पिछड़े हैं। उनके बातों को आप संसद में उठाइए, उनके हक की मांग कीजिए। अच्छा है, बिल्कुल। ढंग की पढ़ाई दो पहले तो ने। फिलहाल क्या कुछ चंद्रशेखर की तरफ से मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने शब्द बाप का कोड किया है, कोड एंड कोड के साथ। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने समाज को रोक रखा है। एक आवाज पर वो आपको ताकत दिखा देंगे। किसे? बस यही भड़काऊ चीजें सरकारों को। सरकारों वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर, मेरे समाज के अंदर दम है कि वो सरकारें गिरा दें। बस यही मेरे कहने पर। अगर इतना ही आपके कहने पर सरकारें दलित समाज गिराने लगे, तब तो आपको पहली बार में ही चुनाव जीत जाना चाहिए था जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़े थे। इतना वक्त क्यों लगा? दूसरी बात, चंद्रशेखर को यह समझ लेना चाहिए कि दलित उनके इशारे पर नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर को यह समझ लेना चाहिए कि जिनकी राजनीति करके वो आगे बढ़े हैं उनको भड़काने का प्रयास ना करें। इस देश में वैसे ही बहुत आग लगी पड़ी है। वही तो, कभी अंबेडकर के नाम पर विवाद करके धक्का मुक्की सांसदों के साथ कर ली जा रही है। कभी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कह रहे हैं केरोसिन फैला है, बस माचिस लगाने की जरूरत है। कभी मणिपुर में ड्रग्स के मामले को इस तरीके से हिंसा में बदल दिया गया है कि उससे देश को बदनाम किया जा रहा है। तो दलित समाज जो है अपनी मेहनत के दम पर काम करता है। दलित समाज अपनी मेहनत मजदूरी के दम पर और अब पूरी तरीके से वो जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं उसके आधार पर वो अच्छे एग्जाम्स क्रैक करके अच्छे पदों पर तो कह रही हूँ। रोहित जी, वैसे पढ़ाई दो उनको, फिर अपनी मेहनत से आगे बढ़े। चलाते हैं। यही तो भीड़ इकट्ठा कर चंद्रशेखर और मौलाना में फर्क आपको कहां से नजर आ रहा भाई? चंद्रशेखर दलितों से ज्यादा तो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं भाई। याद होगा चंद्रशेखर को ये बोलते वक्त वो वाकया याद कर लेना था कि जिन मुसलमानों के लिए कह रहे थे कि इनकी मैं आवाज उठाऊंगा, इनकी आवाज बुलंद करूंगा, उन मुसलमानों ने इसी दिल्ली में इनको कह दिया था यहाँ मुसलमानों की बात होगी, दलितों की बात नहीं इसी होगी। दिल्ली में हमारा पैसा हमने खर्च किया, याद है वो तस्वीर? और अगर आपको दलितों की बात करनी है जहां से निकलिए, मुसलमानों की बात कीजिए। तब आप अपने समाज को नहीं बोल पाए कि उतरिए सड़कों पर, इनको जवाब दीजिए। तब हिम्मत होती तो बोलते। चंद्रशेखर की राजनीति ऐसी रही है कि अगर दलित और मुसलमान के बीच में कोई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तब चंद्रशेखर नहीं बोलेंगे। अयोध्या को लगा ले लें इसमें उदाहरण के तौर पर। कई उदाहरण है। एक दलित बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ एक मुस्लिम के द्वारा। लेकिन वहीं पर दलितों की लड़ाई और किसी के साथ हो जाए, चंद्रशेखर रोना शुरू कर देंगे, पीटना शुरू कर देंगे। अगर आपको समाज को समझ नहीं आती होगी रोहित? समाज को समझ में आती है, इसीलिए तो 3 दिनों बाद जिताया, वरना गोरखपुर में न जिता देते इनको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो इसीलिए तो जिताया तो पागल ही है। और वो भी वक्त क्यों लगा? क्योंकि बीएसपी थोड़ा नेपथ्य में गई।
अगर मायावती वैसे ही एक्टिव होती, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि संसद क्या विधानसभा में न पहुंचते चंद्रशेखर। अच्छा रोहित, एक कड़ी को जोड़िएगा, यही जो लाइन चंद्रशेखर ने आज कही है कि भीड़ को रोक रखा है वरना तख्ता पलट कर देंगे, या जो भी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यही चीज तमाम मौलाना बोल चुके हैं इस देश में, और यही चीज किसान नेता राकेश टिकैत या फिर कहें कि आंदोलन जीवी राकेश टिकैत बोल चुके हैं कि जो भीड़ लाल किले पर गई थी वो अगर संसद की तरफ गई होती तो तख्ता पलट हो चुका है। तो वो चिंगारी तो नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल वही है। सभी के बयान एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते। देखिए इस देश में क्या हो चुका है अभिषेक, केवल और केवल विरोधियों की एक मानसिकता है, एक ख्वाब है कि बस किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना। वही मैं बोलने वाली ठीक वैसे ही करना है नरेंद्र मोदी के साथ जैसे शेख हसीना के साथ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने किया, जैसे श्रीलंका में कट्टरपंथियों ने किया। वही मानसिकता इस देश के तमाम बीजेपी के विरोधी पक्ष की हो चुकी है। वो किसी भी तरीके से वो सांसदों को मारना हो या धक्का मुक्की करनी हो, वही कर रहे हैं, वो फिर चाहे इस तरीके से बयान देने हो, वो चाहे 15 मिनट मांगने हो, हर एक बयान की कड़ी एक ही है कि मोदी उनकी आंखों में चुभ रहा है। क्यों? हमेशा कहा गया जॉर्ज सोरोस जो गैंग है, मैं उसको हमेशा गैंग ही कहता हूँ, आप लोग डीप स्टेट से जोड़ते हैं। जॉर्ज सोरोस गैंग जो है वो हमेशा कहता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक राष्ट्रवादी और एक स्थिर सरकार अच्छी नहीं होती। अच्छा, बदलती रहनी चाहिए सरकार। बदलती नहीं, खिचड़ी वाली सरकार होनी चाहिए 2014 के पहले वाली। तो अमेरिका में बना लो खिचड़ी वाली सरकार। तो वही तो अमेरिका में चल नहीं पाता है मामला, लेकिन और क्योंकि वहाँ पे दो ही पार्टियां हैं, खिचड़ी कैसे बने? पड़ोसी की अच्छा, तो कर नहीं पाता है वहाँ, रिश्तेदार का घर जलता रहे। तो उस गैंग का केवल यही मकसद होता है कि दुनिया में कहीं पर स्थिर सरकार ना हो। 14 के बाद इस देश में स्थिर सरकार आई, और ऐसी स्थिर सरकार आई कि देश आगे बढ़ रहा है। 3 गठबंधन जो मेन है, गठबंधन में 3 पार्टियां, उसके बाद पूरा दम लगा लिया। आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर से मुलाकात, पवन कल्याण से मुलाकात, तमाम लोगों से मुलाकात, ऐसे लोगों से, नीतीश कुमार से वक्फ बोर्ड के नाम पर भगाने की कोशिश की गई, लेकिन इतना मजबूत वो फेविकोल वाला जोड़ बना कि खिचड़ी सरकार ये भी नहीं बन पाई। हमें पहले 2-3 महीने लगा कि खिचड़ी सरकार होगी। कुछ मामलों में हम कह भी सकते हैं कि सरकार थोड़ा बैकफुट पर गई, क्या करें, वो तो करना होगा, किसी को मामले भेजने पड़े। लेकिन पहले जैसे खिचड़ी सरकार थी कि आज चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हैं, कल पता लगा सुबह कोई और प्रधानमंत्री हो गया, परसों पता लगा और कोई हो गया, नरसों चौधरी चरण सिंह हो गए। देश को डुबा देगी ऑपोजिशन, यही है ना। एग्जाम्पल्स जो आपको दिखते हैं, जैसे कह रहे हैं बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, चलो उसमें थोड़ी डिफरेंट केसेस थे, पर यहाँ पे तो अपने ही इतने अच्छे देश के अंदर पावर के लिए वो दुश्मन, बाहरी दुश्मनों के साथ हाथ मिला के देश को डुबाने में लगे हुए हैं। उनकी यही कोशिश है दिन रात कि लोग सड़कों पे आ जाएं, दंगे फसाद हो जाएं, सरकार गिर जाए। मतलब वो इतना बुरा चाह रहे हैं अपने देश का। क्यों? क्योंकि उनसे अपने ही देश की तरक्की देखी नहीं जा रही है। देखो ऐसे हिस्ट्री में जैसे देखते हैं, और डिटरमिन होना चाहिए बीजेपी को, मेक श्योर करना चाहिए कि अगले साल, अगले टर्म में भी जीते। उनको तो नहीं, लोगों में अक्ल होनी चाहिए कि भाई ये ऑपोजिशन कर क्या रही है, हमारे देश को डुबा रही है। भैया बाहर के दुश्मन तो होंगे अगेंस्ट इंडिया की तरक्की देख के, वो तो चाहते ही होंगे कि हम किसी के इस देश को ऊपर ना उठने दें। पर जब तुम्हारे देश के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी ऑपोजिशन बैठी हुई है जो उन लोगों के साथ हाथ मिला रही है, तो आप बाहर वालों को क्या बुरा बोलोगे? पहले अपने अंदर का तो गंद पहले साफ कर लो। अगर खुद ही अंदर से ताकतवर नहीं है तुम्हारे में अंदर, तो फिर तुम दूसरों के क्या ब्लेम करना? खुद ही को शर्म आ जाती है यार, दूसरों को मैं क्या बोलूं जब मेरे घर के अंदर ही ये है, मेरे घर के अंदर मेरे अपने ही ऐसे हैं, तो हम किसी बाहर वाले को क्या बोलेंगे? बाहर वाला तो फायदा उठाने के लिए बैठा ही है, उसे क्या लेना अब तुम्हारे देश से? ये तो अपने देश वाले हैं, और जनता इतनी मतलब वो है भोली कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे देश के दुश्मन अंदर बैठे हैं। मुझे ये याद आता है आइवंका ट्रम्प जो है, ट्रम्प की बेटी है आइवंका, उससे जब पूछा गया कि तुम इस सीजन में जब तुम्हारे फादर आ रहे हैं तुम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रही, राइट, तो उसने बोला कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है कि मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं नहीं आ रही। वो तो है, गंदी तो है, बहुत गंदी है, दिख ही रहा है। कह रहा कि बहुत ही टेढ़ी बिजनेस है ये, बहुत गंदा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। उसने इस तरीके से बोला कि बहुत ही गंदा बिजनेस है और उतने में मैं नहीं आ सकती।
मेरी और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बच्चे इससे दूर रहेंगे, इस पूरे पॉलिटिक्स से। है गंदी, कह रहे मैंने पहले टर्म में देख लिया है और इस टर्म में मैं नहीं आऊंगी। देख लो। और मेरा फादर कह रहा है ठीक है ठीक है, मतलब लोग कह रहे हैं वो उसे डिस्कस करते रहेंगे, बताती रहेगी, बट वो खुद जो है शी इज नॉट गोइंग टू कम। वो कह रही है इतनी डर्टी चीज़ है, मेरे मॉरल स्टैंडर्ड उसको नहीं आते। वो देखिए तो रहा है, जैसे राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया घी वी तो केरोसिन तो डल गया है, बस अब आग लगाने की मतलब देश को जलाना चाहता है क्या ये बंदा? है कैसा, क्या बात कर रहा है? तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।